सर, जीके क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज जो है कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोशिका यानी सेल, यह जो है मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, या कोई भी जीवधारी हो उसका महत्वपूर्ण अंग है। और अंग नहीं, अंग बनने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, हर जीवधारी का। और जो है इसी कोशिका से जो है कोशिका सेल से जो है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह से कोशिका जो है मूल इकाई है और उसी से मानव शरीर बना हुआ होता है। तो जानते हैं उसी कोशिका के बारे में। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कोशिका जो है जीवधारी कोई भी प्राणी हो या प्लांट हो, उसका जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इनमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कि कोशिका जो है स्वतः जनन लेता है। और जो है इस संबंध में दिया है कि यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका, एक से चार, चार से आठ, इस तरह से जो है कोशिका का निर्माण होता है। और जो है कोशिका के संबंध में जो है सिद्धांत दिया है वह है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी को जो है सेलेडन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया है। और जो है इससे संबंधित जो है जीव जो है कुछ सिद्धांत दिया है, जैसे कि जीवधारियों का संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, इस तरह का सिद्धांत। और जो है अब कोशिका के बारे में जानते हैं। तो कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। और जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह जो है माइक्रोस्कोपिक जीव, छोटे छोटे जीव जंतु जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और उसका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से होता है। और यह जो है कोशिका निर्माण की मतलब क्या शुरुआती प्रक्रिया है। जब जीव बना तो शुरुआती जीव जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बना था। और जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कुछ चीज का अभाव होता है, जैसे इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसका जो केंद्रक होता है वह न्यूक्लियोलस कहलाता है, जिसको केंद्रिका कहा जाता है, उसका भी अभाव होता है। और जो है सेल के अंदर जो अंग सब होता है वह जो है मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है। यह कमी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ तो पाया जाता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन उससे जो है कंजुगेटेड या संयुक्त नहीं होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें राइबोसोम तो उपस्थित होता है, और उदाहरण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी किसमें पाया जाता है, यह जीवाणु नीलहरित शैवाल ये सब में पाया जाता है। अब जो है कोशिका का विकसित रूप, और जो है जो हम में पाया जाता है मानव शरीर में, और जो है दूसरे बड़े जीवधारियों में, वह है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और जो है यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है वह पूर्ण विकसित कोशिका होता है। उसमें पूर्ण विकसित जो है केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस होता है, तथा कलायुक्त कोशिकांग। और कोशिका के अंदर जो अंग होता है, जैसे कि आपका जो है गोल्गी बॉडी हुआ या जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सब जो है कि मतलब क्या, वह जो है एक झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है
खुला नहीं होता है, यानी कि कला युक्त होता है। इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका का विशेषता होता है कि इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है पाया जाता है, परंतु जो है प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जो यूकेरियोटिक कोशिका है, ये पेड़ पौधे, जंतुओं में, कुछ शैवालों में इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कुछ मामले में भिन्न होता है, क्योंकि पादप कोशिका में जो है या पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है उसमें एक आवरण होता है ऊपर में कोशिका का जो कठोर होता है, वह होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह जो है प्लांट सेल में होता है, बट एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जो कि हरे पौधे में मुक्त सेल्यूलोज से निर्मित होता है। और कोशिका भित्ति जो पाया जाता है हरे पौधों में सेल वॉल, वह जो है मुख्य घटक उसका निर्माण का होता है सेलुलोज। और जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका जो है कोशिका भित्ति उसमें नहीं होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। और जो है प्लांट कोशिका में जो है हरित लवक होता है, लेकिन जो है जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, यानी क्लोरोफिल का जो है जंतु कोशिका में अभाव होता है, परंतु प्लांट कोशिका में क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। अब देखें कोशिका, अब जंतु कोशिका में चलते हैं या प्लांट कोशिका में जो है, जैसे जंतु कोशिका में पहला जो है आवरण होता है वह प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो है यह झिल्ली जो है अर्धपारगम झिल्ली होता है, यानी कि सेलेक्टिव जो है उसमें जो है चीज़ अंदर जाता है और अंदर से बाहर जो है बहुत कम चीज़ निकल पाता है। और प्रत्येक जो है यह सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सजीव कोशिका को जीव द्रव को घेरे रहता है, अंदर जो जीव द्रव है उसको घेरे रहता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलाकर होता है, जो बाहरी भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य परती लिपिड का निर्मित होता है। कहने के मतलब जो है यह झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन 3 परत का होता है, और जो है यह जो है यह लिपिड प्रोटीन लिपिड इस तरह से होता है। लिपिड जो है शुरुआत में होता है, यानी कि बाह्य आवरण, और मध्य झिल्ली जो है इसमें जो है प्रोटीन होता है, फिर इनर झिल्ली जो होता है उसमें फिर लिपिड होता है, यानी कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन लिपिड, याद रखिएगा, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड इस तरह से होते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जो है कोशिका जो ही स्टार्ट होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो स्टार्ट होता है वह होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो है यह एक तरह से हड्डी का कार्य करता है, हड्डी का यानी कि उसको अवलंबन देता है कोशिका को, और वह न्यूक्लियस से जाके जुड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, और वह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और उसमें जो है एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइजोसोम लगा होता है, और एक जो है राइजोसोम नहीं लगा होता है, और जिसमें राइबोसोम लगा होता है वह जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, जिसमें जो है राइबोसोम नहीं लगा होता है वह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और जिसमें राइबोसोम लगा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र के रूप में कार्य करता है। इनके अलावा जो है कोशिका में राइबोसोम बिखरा होता है, वहाँ भी प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि वह प्रोटीन संश्लेषण का एक तरह से फैक्ट्री है, वहीं तैयार होता है। एक अंतर्द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं,
और तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं, ये तो बता चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यह भी हम बता चुके हैं। परीक्षा में पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो आंसर होगा राइबोसोम। अब जो है दूसरे कोशिकांग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानने के बाद अब दूसरा कोशिका अंग जो है हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरा हुआ कलायुक्त कोशिकांग है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ के सभी सजीव पादप और जंतुओं के कोशिका द्रव में बिखरा हुआ कोशिकांग है। और जो है श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और कोशिका जो श्वास लेता है वह क्रिया जो है कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव में तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि श्वसन का जो स्टार्टिंग क्रिया होता है कोशिका द्रव से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन नांग या पावर हाउस कहा जाता है। और जो है श्वसन की अंतिम क्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जो साइट्रिक एसिड चक्र होता है और जो है और उससे जो है बहुत सारा एनर्जी निकलता है और उसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया में और वो एटीपी के रूप में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यदि पूछा जाए परीक्षा में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने वर्ष 1937 में किया था। तो श्वसन की क्रिया में जो है एटीपी का निर्माण होता है और जो है यह उत्पन्न जो है क्रेब साइकिल में होता है। और जो है इससे जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है यह क्रेब साइकिल। और जो है इसकी खोज जो है इस चक्र का जो है हैंस क्रेब ने 1937 में किया था। और इस जो है क्रेब चक्र में लास्ट में जो है एटीपी उत्पन्न होता है। अब जो है तीसरा कोशिकांग गोल्गी बॉडी के बारे में जानते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। गोल्गी बॉडी को गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी जो है एप्रेक्ट यानी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्वेषण कैमिलो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में किया था। और गोल्गी का कम्प्लेक्स का जो है सर्वप्रथम खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। इनके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी में जो क्रियात्मक इकाई होता है वह सिस्टर्नी कहलाता है। अब जो है अन्य कोशिका अंग जैसे लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग या आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसको कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। इनमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। यह एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाता है और कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालता है। और जो है यह जो है इसी तरह से जो है जल अपघटन की क्रिया से जो है कोशिका के सभी घटक को पचा जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा
जाता है। अब केंद्रक के बात करते हैं, यानी न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वर्ष 1931 में किया था। यह क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। यह जो है आता है परीक्षा में। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है, किंतु कुछ पौधे की संरचना में एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। एक कोशिका में एक केंद्रक और जो है बहुत सारे कोशिका में अनेक केंद्रक भी पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो केंद्रक में होता है वह डीएनए के कारण होता है। इनका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना, यानी कि इसमें जेनेटिक कोड होता है डीएनए में। जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, यानी कि कोशिका का जो है केंद्रक, उसमें जो है आपका जो है राइबोसोम राइबोसोम क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में जो है डीएनए होता है, और डीएनए जो है वही पैतृक लक्षणों को जो है मतलब क्या पिता से संतान में भेजता है, यानी कि आनुवांशिक इकाई है डीएनए। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यह भी पूछता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इसका आंसर होगा जेम्स वाट एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया, यानी कि वाटसन एंड क्रिक। इसका जो है डायरेक्ट ऐसे होता है वाटसन एंड क्रिक। 1953 में यह मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचना को जनपत्र की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है, यानी कि डीएनए में आनुवांशिक जो है गुण कोडित होता है, वह संकेत के रूप में कोडित होता है, जिससे जो है पिता से संतान में जो है वह गुण जो है ट्रांसमिट होता है जाता है। यह नाभिक नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, कोशिकांग में भी पाया जाता है, यानी कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्र की कुल संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य जो है यूनिसेलर एनिमल है, मतलब कि इसमें पुरुष और महिला अलग अलग होता है, और जो है उसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है। पुरुषों में 44 प्लस XY जो है क्रोमोसोम होता है। 44 जो है यह क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसको ऑटोजोम्स कहा जाता है। प्लस XY जो है यह सेक्स क्रोमोसोम है। जबकि स्त्रियों में 44 जो है ऑटोजोम्स है, और XX 2 गो जो है सेक्स क्रोमोसोम है। और जो है पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोजोम्स होते हैं, जो अभी मैं बता चुका हूँ। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY, महिला में XX होता है, जो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, जिसमें XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री मिलता है। कहने का मतलब कि इसमें पुरुष यदि Y क्रोमोसोम उससे यदि मिलता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, जो है X क्रोमोसोम महिला से फर्टिलाइजेशन में मिलता है XY, तो वह लड़का बनता है। यदि पुरुष X क्रोमोसोम यदि उसका फर्टिलाइजेशन होता है, महिला में चूंकि दोनों X ही है तो महिला में सिर्फ X ही आएगा, तो XX यदि हो गया तो इससे पुत्री का जन्म होगा। इस तरह से जो है बेटा का जन्म जो है पुरुष पर निर्भर करता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ पुरुष में होता है, महिला में नहीं। इसीलिए जो है बेटा बेटी के लिए दोषी जो है पुरुष है, न कि महिला। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय तथा
आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। यानी कि परिक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिका तथा आणविक नियंत्रण को अपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। ओके गाइज, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मोर वीडियो अपलोड करता रहूं। ओके बाय। नेक्स्ट जो है इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव जो कोशिका से संबंधित है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूं। ओके बाय।